अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह की सोच। आप सबको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूँ गजल अमान। मुझे कहते हैं हसन लियाकत और आज मेरा गला थोड़ा सा खराब है। पहले आपने देखा होगा पिछले 2-3 दिन जब गजल अकेली थी तो इनका भी गला बैठा हुआ था। गला भी खराब था, तबीयत भी खराब थी, लेकिन मेरा सिर्फ गला खराब है, बाकी सब चीज़ें ठीक हैं। सो ख़वातीन वज़ात, गुड मॉर्निंग। गजल ने आपको कह दिया मंडे है, पहला दिन है और हम पहले दिन में चाहते हैं कि आपको कुछ ऐसी चीज़ बताएं जिससे आपकी शुरुआत अच्छी हो। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं मशहूर सौगात की। तो मंडी बहाउद्दीन पाकिस्तान की तारीख की पुरानी सौगात बनाने वाले मुल्क रफ़ीकुल मारूफ, ये जो आज भी नफासत, लज्जत, मिठास और मज़े के एतबार से लाजवाब मिठाइयाँ बनाते हैं, जिसमें खालिस देसी घी, दूध, मुख्तलिफ खुश्क मेवाजात इस्तेमाल किए जाते हैं, मुख्तलिफ अक़साम, जिसमें बहुत सारी बर्फ़ी और पता नहीं क्या क्या, रसगुल्ले, गुलाब जामुन शामिल होते हैं। और ये नफासत में लज्जत से भरपूर होती है और स्वीट की को ईद की खुशियों में, शादी ब्याह में और बाकी तक़रीबात के तौर पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी बाहर लेके जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में भी ये सौगात बहुत ही मशहूर हैं। सो मजीद जानते हैं मंडी बहाउद्दीन से हमारे नुमाइंदे अफजाल हुसैन वड़ाई से। हर डिस्ट्रिक्ट की, हर जिले की एक खास सौगात होती है शहर की। इस तरह मंडी बहाउद्दीन की भी एक खास सौगात है जो 1947 से मैन्युफैक्चरिंग होकर अभी तक इस वक्त शहरी इससे मुस्तफीद होते दिखाई दे रहे हैं। मलक रफीक आल मरूफ मोटा फिका, इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है, जिसके अंदर खास तौर पर स्वीट्स के हवाले से जिसमें बर्फी है, जामुन है, रसगुल्ले है, छमछम है और इसके साथ पतीसा है और बाकी प्रोडक्ट है। ये यहाँ पे इनके कारखाने के बाहर इस वक्त मैं खड़ा हूँ और आपको कारखाने का भी विजिट करवाते हैं, तो यहाँ से उससे बात भी करते हैं कि इनकी क्वालिटी, इनकी क्या चीजें यहाँ पे बन रही हैं। इनका ये दावा है कि 1947 से अब तक हमारी क्वालिटी के अंदर अभी तक कोई किसी किस्म की तब्दीली नहीं की गई और खूबसूरत किस्म के देसी साफ सुथरे घी से ये चीजें बनवा रहे हैं। चले आए आपसे मिलाते हैं। यहाँ के कारखाने के जो मालिक है वो हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे जानते हैं कि ये 1947 से मलक रफीक आल मरूफ मोटा फीका देसी घी की जितनी ये प्रोडक्ट बनती है उनकी, अच्छा क्या कहेंगे आप इस वक्त तक आपका कौन सी कितनी नस्ल में ये आपका जो बिजनेस है ये चल रहा है? जी, हम चौथी नस्ल हैं। अपने परदादा अबू से हमारा काम शुरू हुआ है, हाजी अब्दुल रफीक और मोटा फिक्का से, जिनके नाम से आज तक ये सेटअप चल रहा है। हम चौथी नस्ल हैं जो हम इस काम को उसी तरीके से, उसी शौक से, उसी लगन से हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। इस टाइम हमारा पतीसा बन रहा है जो 1947 से ही बनता आ रहा है, वही जायका, वही मोहब्बत के साथ हम पतीसा वैसे ही हम मतलब आगे बना रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा पतीसे के अलावा बाकी कौन कौन सी चीजें हैं जो खालिद देसी घी से बना रहे हैं और उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स का खास तौर पे आप जिक्र करें कि कौन कौन सी चीजें जो है ना उसके अंदर डालते हैं? कि हमारी जो मशहूर चीज़ों में है, बर्फी है, पतीसा है, ढोडा है, रसगुल्ले हैं, गुलाब जामुन है, जो बैरून मुल्क भी जाते हैं, लोग शौक से लेके जाते हैं। मंडी बहाउद्दीन की खास सौगात है जो लोग शौक से बाहर लेके जाते हैं और इनके अंदर खालिद देसी घी डलता है, दूध डलता है, खोया डलता है और मुख्तलिफ ड्राई फ्रूट्स वगैरह डलते हैं। अच्छा, ये बताएं कि आप यहाँ पे आपके कारीगर काम कर रहे हैं, ग्लव्स पहने हुए हैं, सफाई सुथराई का खास एहतमाम है, तो ओवरसीज पाकिस्तानी शादी ब्याह ईद वगैरह के इवेंट के हवाले से आप बताएं कि लोग इसको कितना पसंद करते हैं और किस तरह की आपकी सेल होती है? जी बिल्कुल, 70 साल से हमारा ये कारखाना चल रहा है और ऐसे ही हमारे पास 20, 25, 30 साल पुराने लोग हैं जो हमारे पास अब तक काम करते आ रहे हैं और लोग भी इस चीज़ को पसंद करते हैं कि इनके हाथ में वही जायका है जो अब तक चेंज नहीं हुआ। बाहर मुल्क जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो अपने प्यारों के लिए भी ये खुसूसी तौर पर जिसके अंदर पतीसा है, जिसके अंदर डोडा है, जिसके अंदर खास तौर पर मजेदार खोया है, ये भी अपने प्यारों के लिए मंडी बहाउद्दीन की जो मारूफ सौगात है ये लेकर जाते हैं। वाह, जी हाँ, क्या जबरदस्त ये मीठी सौगात थी। और वैसे भी हसनैन, आजकल मेरे घर में कुछ शादी की तकरीबात चल रही हैं तो आए रोज मैं कुछ ना कुछ मिठाई आप मंडी खाती हूँ। बहाउद्दीन से मंगवा लें। मैं अब सोच रही हूँ कि वहां से मिठाई मंगवा ली जाए। क्यों? मंडी बहाउद्दीन से भी आप मिठाई मंगवा लें। फिर मुल्तान का भी हमने एक पैकेज देखा था, वहाँ से आप सोन हलवा मंगवा लीजिएगा। वैसे मुल्तान से आपकी खाला भी आ रही है तो खाला भी आ रही है, बिल्कुल। सोन हलवा वो लेके आएंगे। ख़वातीन वज़ात, आगे बढ़ते हैं और अपनी सोशल स्टोरीज की जानिब बढ़ते हैं और एक अंडे की बात करते हैं। मिठाई से थोड़ा सा अंडे की तरफ चलते हैं। देखने में तो ऐसा लगता है कि अंडा बिल्कुल ताज़ा है, नया है, मगर ये जानकर आप दंग रह जाएंगे कि डायनासोर का ये अंडा करोड़ों बरस पुराना है। करोड़ों बरस पुराना ये अंडा कहाँ पे मिला? वाकई साइंसदानों ने अर्जेंटीना में 7 करोड़ बरस से दफन इस अंडे को निकाला है, जो हैरान कुन तौर पर बिल्कुल दुरुस्त हालत में है। इसे अर्जेंटीना के खित्ते
पैटागोनिया के इलाके रियो नेग्रो में दरियाफ्त किया गया, जिसने साइंसदानों को दंग कर दिया, हैरान कर दिया। देखने में ये किसी शुतुरमुर्ग के अंडे जैसा लगता है और इसी वजह से साइंसदानों का ख्याल है कि ये किसी छोटे डायनासोर का अंडा होगा। इस इलाके में पहले भी डायनासोर के अंडे दरियाफ्त हुए हैं, मगर मुकम्मल तौर पर महफूज अंडा पहली बार दरियाफ्त किया गया है। दरहकीकत साइंसदानों का कहना है कि ये इसके अंदर मवाद को भी जांच रहे हैं और वो भी मौजूद है। और अर्जेंटीना के म्यूजियम ऑफ नेचुरल साइंसेज से ताल्लुक़ रखने वाले एक साइंसदान ने बताया कि ये एक मुकम्मल अंडा है जो हैरानकुन अमर है। और उन्होंने मजीद बताया कि ये मुमकिन तौर पर किसी छोटे गोश्तखोर डायनासोर का अंडा हो सकता है और उनके फॉसिल्स बहुत कम मिलते हैं। इस अंडे और वहाँ मौजूद मिलने वाले दीगर अशिया को अब अर्जेंटीना म्यूजियम ऑफ नेचुरल साइंसेज में तहकीक के लिए भेजा गया है। और साइंसदानों ने मजीद बताया कि अंडे के स्कैन से इल्म होगा कि इसके अंदर वाकई कुछ मौजूद है या नहीं, और अगर किसी डायनासोर के आसार दरियाफ्त हुए तो ये जनूबी अमेरिकी तारीख में एक आम पेशरफ्त साबित होगा। बहुत ही नायाब किस्म का ही अंडा है। और अब देखना ये है इम्पोर्टेंट। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसके बारे में ये भी देख रही थी कि ये उस टाइम का दौर का है जब मतलब ज़मीन के ना ऊपर आखिरी डायनासोर का जब दौर था, ये उस वक्त का है। अब जाहिर है जो साइंसदान है इसके ऊपर मजीद तहकीकात करें, फिर ही कुछ चीज़ें सामने आएंगी, वो हम आपके सामने भी रखेंगे रिलेटेड टू अंडा कि उसमें मजीद क्या है, क्योंकि अभी ये फॉसिल्स की हालत में मिला है। आगे बढ़ते हैं और आपको ये खबर देते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आवारा कुत्तों को मारने पर मुतल्लिका जिम्मेदारान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आवारा कुत्तों के खात्मे और नस्ल कुश्ती के खिलाफ केस में अहम पेशरफ्त भी सामने आई है। अदालत ने हुक्म दिया कि आवारा कुत्तों को मारने के शवाहिद मिलने पर मुतल्लिका जिम्मेदारान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। और जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो ने तहरीरी हुक्मनामा जारी भी कर दिया। अदालत ने CDA को आवारा कुत्तों की वैक्सीनेशन की हिदायत भी की और ये भी कहा कि CDA के डायरेक्टर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन को आवारा कुत्तों को मारने पर वजाहत के लिए ज़ाती हैसियत में भी तलब किया जाए। अदालत ने आवारा कुत्तों से मुतालिक 2020 की पॉलिसी पर अमल दरामद का भी हुक्म दे दिया है, जबकि तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक वकील दरख्वास्त गुजार ने यह भी कहा कि हुकाम के अदालत में दिए गए बयान के मुताबिक कुत्तों को पकड़ने और वैक्सीनेशन पर 19,000 खर्च किया जा रहा है, लेकिन जो बयान है उसके बरक्स तस्वीर से साबित होता है कि कुत्तों को मारा भी गया है और हलाक कुत्ते CDA की बल्किती ट्रक में पाए भी गए हैं। और अदालती हुक्मनामे के मुताबिक वकील ने यह भी बताया कि हलाक कुत्तों को CDA गाड़ी में देखने वाले एनी शाहिद डॉक्टर गनी इकराम अदालत में पेश भी हुए और एनी शाहिद के मुताबिक वो वाक़े के चश्मदीद गवाह भी हैं। और गवाह के मुताबिक उनके पहुंचने पर CDA ड्राइवर हलाक कुत्तों के साथ वहां से भाग गया था और फिर शहरी नीलोफर ने आवारा कुत्तों से मुतलिक 2020 की पॉलिसी पर अमल दरामद करते हुए उसने ये दरख्वास्त भी दायर की। और दरख्वास्त गुजार के वकील अल्तमिश सईद ने ये दलाइल दिए कि अदालत ने मरकजी केस में फरीक बनने की शहरी की मुतफरक दरख्वास्त भी मंजूर कर लिया और मामले की संगीनी की वजह से केस की आइंदा समाअत अब 27 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। ऐसी आवारा कुत्तों के हवाले से तो आपने बहुत ही अच्छी खबर बताई है, इसके ऊपर अमल होना चाहिए, लेकिन इस्लामाबाद में भी और पाकिस्तान के दीगर शहरों में भी पिग्स जो खिंजीर के हवाले से बात है, सूर के हवाले से बात है, उसके ऊपर भी अमल दरामद होना चाहिए, क्योंकि ये हर इलाके में इस तरह से पाए जाते हैं, वहाँ की फसलों को तबाह करते हैं, वहाँ के काश्तकारों को इन्होंने मुश्किलात में डाला हुआ, तो उनके हवाले से भी पूरे पाकिस्तान में इस तरह की हमें पॉलिसीज देखनी चाहिए और पॉलिसीज के ऊपर हमें अमल दरामद होते हुए नजर आना चाहिए। खवातीन वज़ात आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं गवादर के साहिल के हवाले से। गवादर के साहिल के करीब एक नायाब वेल्स की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है और NNI वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड्स WWF पाकिस्तान ने कहा है कि गवादर के साहिल इलाके डेमिरस के करीब 4 नायाब ब्राइडल्स वेल के गोल को देखा गया है और इदारे ने कहा है कि ऐसे नादर मनाजिर पाकिस्तान के साहिली इलाकों की समंदरी हयात की दौलत को और आने वाली नस्लों के लिए इसके तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत को उजागर करते हैं। गवादर प्रो के मुताबिक इदारे ने शहरी साइंसी मुहिम के ज़रिए इस मुशाहिदे की तस्दीक की और इसे पाकिस्तान की समुद्री तनों को खास करार दिया है। मकामी माहिरगिरों ने बताया कि वेल्स माहीगीरी इलाके से तकरीबन 5 किलोमीटर शुमाल में देखी गई है और कश्ती के कप्तान आमिर दाद करीम, जिन्होंने इस माहीगीरी के सफ़र की क़यादत की, उन्होंने कहा कि हमने पुरसुकून समंदर में हरकत देखी और समंदर और एहतियात से जो उसके समंदर के करीब जाते रहे, इस वेल के करीब जाते रहे और जब हम करीब पहुंचे तो बड़ी वेल्स आहिस्ता आहिस्ता सतह पर उभर रही थी। ये एक नाकाबिले फरामोश मंजर था। WWF पाकिस्तान के मुताबिक ये वेल पाकिस्तान के पानियों में पाई जाने वाली 3 बिलियन वेल अक़साम में से एक है और इदारे ने कहा है कि ये
नस्ल आलमी सतह पर कम तहकीक शुदा है और IUCN की रेड लिस्ट में इसको डाटा डेफिनेट्स के ज़ुमरे में शामिल किया जाता है और WWF ने मजीद कहा है कि ऐसी इकसाम के तहफ़्फ़ुज़ से मुल्क के साइली माहौलियाती निज़ाम को महफूज रखा जा सकता है। ताहम WWF की आलमी तशखीस के बरक्स चीनी साइंसदानों ने इस वेल्स पर तफसीली तहकीक की है, जिससे एशिया में इसकी नस्ल के बारे में सबसे जामे डाटा सेट्स में भी एक दस्तयाब हो सकता है। बिल्कुल। अच्छा हसनैन, लास्ट डेज में मैं भी एक स्टोरी ऐसी शेयर करी थी जिसमें यह है कि अब बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं पाई जा रही ना, बहुत उनकी पैदावार अब कम हो चुकी है। जिस तरह हम डायनासोर की भी पहले बात कर रहे थे, अब ये वेल जिस तरह से कहा जा रहा है कि इसकी नस्ल के हवाले से भी मजीद तहकीकात जारी हैं, साथ ही साथ जिस तरह इसको पुरसकून माहौल में तैरते हुए समुद्र में देखा गया है, ये एक बहुत बड़ी, क्योंकि वेल्स के हवाले से हमने बहुत डरावनी सी खबरें भी आपके साथ शेयर की हैं जो बंदों को खा भी जाती हैं, और जिस तरह से और बहुत सोशल मीडिया पर भी इस तरह से चीज़ें वायरल होती हैं जो आप लोग खुद भी देखते होंगे। लेकिन खैर, अब जो तहकीकात की जा रही हैं इस पे, उसके बाद देखेंगे कि क्या कुछ होता है। आगे बढ़ते हैं और आपको लिए चलते हैं तुर्किया। तुर्किया में तलाक के मुआहदे में बीवी ने शोहर से अजीबोगरीब मुतालबा कर दिया। अच्छा। वो मुतालबा मैं आपको बताती हूँ। तुर्किया के शहर इस्तांबुल में अजीबोगरीब मुतालबे करती है। अजीबो उम्मीद नहीं करती आप वाली बात, कोई नई बात नहीं है। हाँ, लेकिन यहाँ कुछ हुआ ऐसे कि तुर्किया के शहर इस्तांबुल में एक तलाक के मुआहदे में यह खुसूसी शर्त शामिल की गई कि साबिक शोहर अपनी साबिका एहलिया की बिल्लियों की देखभाल और खर्च अदा करता रहेगा। तफसीलात जो सामने आई, उससे जान छूट गई, लेकिन जो बिल्लियां से जान नहीं छूटी। उनसे जान नहीं छोड़नी, वो अपने अदा करना उनका खर्च। तफसीलात जो सामने आ रही हैं उनके मुताबिक तलाक के मुआहदे के तहत बिल्लियां साबिका एहलिया के पास ही रहेंगी। साबिक शोहर ने यह शर्त रज़ाकाराना तौर पर कबूल की है कि वो हर 3 माह बाद तकरीबन 10,000 तुर्क लिरा बिल्लियों की देखभाल के लिए अदा करेगा। बहुत तंग था, शदीद तंग था। उसने कहा इससे जान छूट जाए 10,000 लीरा देने के लिए तैयार। हाँ बिल्कुल, और इस अदायगी की मुद्दत 10 साल तक या जब तक बिल्लियां जिंदा हों तब तक मुकर्रर की गई है। मुआहदे में इस बात का भी जिक्र किया गया कि ये अदायगी तुर्किया की सरकारी महंगाई शरह के मुताबिक हर साल एडजस्ट होगी और कानूनन तुर्किया में पालतू जानवर यानी कि जो बिल्लियां वगैरह होती हैं उनको अभी मुतहरक जायदाद शुमार किया जाता है, लेकिन अलबत्ता बाज़ फैसलों में जानवरों की फलाह बहबूद को मद्देनजर रखते हुए देखभाल के खर्च की हैसियत से मुआहदे मंजूर भी किए जाते हैं। और ये मामला एक नया रुझान भी समझा जा रहा है कि जहां तलाक जैसे मुआहदे होते हैं सिर्फ इंसानों की माली जिम्मेदारियां नहीं बल्कि जानवरों की देखभाल का खर्चा भी शामिल किया गया। एक एंड से अच्छी बात भी है। बिल्कुल ऐसी है, उनकी आपस में तो शायद रिश्ता बरकरार नहीं रहा, लेकिन अब बिल्लियों के तवस्सुत से एक दूसरे से मुलाकात होगी, क्योंकि जब वो खर्चा देने जाएंगे तो फिर उनको देखना पड़ेगा। ख़वातीन उज़ात, आगे बढ़ते हुए आपको अमेरिका से खबर देते हैं। अमेरिकी फौजियों की तनख्वाहें अदा करने के लिए नामालूम शख्स ने करोड़ों डॉलर का अतिया दे दिया। एक नामालूम डोनर की जानिब से अमेरिकी महकमा जंग को 13 करोड़ डॉलर का अतिया दिया गया ताकि हुकूमती शटडाउन के दौरान अमेरिकी फौजियों को तनख्वाहें दी जा सकें। हुकाम की जानिब से इस अतिये की तस्दीक की जा चुकी है और इससे कबल ट्रंप की जानिब से कहा गया था कि यह अतिया मुल्क के 13,20,000 फौजियों को तनख्वाहें अदा करने में मदद देगा। ट्रंप ने अतिया देने वाले शख्स की शनाख्त तो जाहिर नहीं की, ताहम ये ज़रूर कहा कि वो एक अमरीकी शहरी और ट्रंप का बहुत बड़ा हामी है। अमेरिका में जारी हुकूमती शटडाउन अब अपने 25वें रोज़ में दाखिल हो चुका है और ख्याल रहे कि ये अमेरिकी तारीख का तवील तरीन हुकूमती शटडाउन हो सकता है। और पेंटागन के तर्जुमान के मुताबिक यह अतिया इस शर्त पर दिया गया कि इसे अमेरिकी फौजियों की तनख्वाहें और दीगर मराहत के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और तर्जुमान ने कहा कि इस अतिये को महकमे की जनरल गिफ्ट एक्सेप्टेंस अथॉरिटी के तहत कबूल किया गया और गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इस अतिये के हिसाब से हर अमेरिकी फौजी को कम बेश $100 दिए जाएंगे। अमेरिकी अखबार ने दावा किया कि अतिया देने वाला शख्स ट्रंप के करीबी हैं और फौज ने के मुताबिक एक ऐसे बासर ख़ानदान से इनका ताल्लुक है और ये उसके चश्म चराग है जिनकी दौलत तकरीबन $15 अरब है और ये ख़ानदान अमेरिकी रियल स्टेट इंडस्ट्री में अपना असर रसूख रखता है और इसकी जानिब से ट्रंप की हिमायत करने वाले एक ग्रुप को 5 करोड़ का अतिया भी इससे पहले दिया जा चुका है। अच्छा भाई, अगर आपका इतना अच्छा बैकग्राउंड है और इतने डॉलर्स हैं आपके पास तो फिर तो आपका अतिया करना बनता है, लेकिन नाम तो जाहिर नहीं किया गया, लेकिन इतना कहा गया है कि वो ट्रंप के भी हामी थे और अमेरिकी शहरी जो था वो मतलब चाहता था कि इस तरह से वो उसको अतिया करना चाहिए अपनी दौलत को। और अच्छी बात है, आप अपनी दौलत को इतना समेट कर क्या करेंगे, इतना आप अतिया करते हैं उतना ही बेहतर है। ठीक है जी, बिल्कुल ऐसे ख़वातीन और हज़रात, यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर दीगर खबरों के ऊपर नजर। स्टे विद अस।